हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ हम एनसीईआरटी की क्लास 9th की साइंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश मीडियम का वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर की पूरी समरी है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर वन बाय वन लिखे हुए हैं। पूरे चैप्टर को यहाँ कवर किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं हमारे चारों ओर, वो सभी किससे बनी है? पदार्थ से बनी हुई है, यानी मटेरियल से बनी हुई है। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ की डेफिनेशन दी हुई है कि पदार्थ हम उस चीज को बोलेंगे जिसका द्रव्यमान होना चाहिए और साथ ही साथ वो स्थान घेरती हुई, यानी उसका वॉल्यूम भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में पंचतत्व की बात की गई है। भारत के जो भी फिलोसोफर थे उन्होंने बताया है कि जितने भी हम अपने आसपास पदार्थ देखते हैं वो पंच तत्व से मिलकर बने हैं। पंच तत्व के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पदार्थ की यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, जिसे हम अंतराणुक बल कहते हैं। अंतराणुक बल का अर्थ हुआ पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल। ओके, प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इसी के कारण इनकी जो स्टेट्स होती है यानी अवस्थाएं होती है, जैसे यदि अंतराणुक बल क्या है? ज्यादा है, कण ज्यादा पास पास है, तो अवस्था कौन सी होगी? ठोस। जबकि थोड़ा दूर है तो द्रव, और बहुत ज्यादा दूर दूर है तो फिर होगा गैस। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं अंतराणुक बल के कारण बनने वाली तीन अवस्थाएं लिखी हुई हैं, ठोस, द्रव और गैस। ओके, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं की विशेषताओं की। जैसे बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव का कोई आकार नहीं होता, जैसे बर्तन में आप इसे डालते हैं ये वैसे ही आकार ले लेता है। ओके, लेकिन हमें ध्यान रखना है द्रव का आयतन होता है। ओके, द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का ही विसरण संभव है। ध्यान रखें, द्रव जो पदार्थ है इसमें ठोस, द्रव, गैस किसी भी प्रकार के पदार्थ का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि अंतराणुक बल ठोसों में ज्यादा होता है और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है। ओके, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है, यानी कि जो गैस होती है उन्हें ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है ठोस और द्रव की कंपैरिजन में। ओके, अब आगे यहाँ पर बात की जा रही है दाब और ताप में परिवर्तन करके जो पदार्थ है उनकी अवस्थाओं को बदला जा सकता है, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनेगा उसे गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर एक नया शब्द यूज किया गया है, संगलन। तो ध्यान रखें, ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम संगलन भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। गुप्त ऊष्मा को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह नहीं गल जाता तापमान उसका चेंज नहीं होता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो ये जो अवशोषित कर रहा है ऊष्मा को, ये ऊष्मा छुपी हुई होती है, इसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परिभाषित इस तरह से किया गया है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलनांक के बाद अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। गलनांक वह पॉइंट है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, तब उस ताप को हम
पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम इसको केल्विन में चेंज करें तो 373 केल्विन है। ओके, यानी इतना तापमान देने पर जो पानी होगा, जो द्रव होगा, वो उबलने लगेगा। ओके, आगे जो परिभाषा है ऊर्ध्वपातन की यानी सब्लिमेशन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। जब क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, बीच में द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता। जैसे कपूर, यदि आप लोग उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वह द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं तो एग्जाम में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात की गई है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब एवोपरेशन क्या होता है, आप इसे और समझ लें। तो जैसा कि हमने देखा, वह पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव क्या हो, वाष्प में परिवर्तित होने लगे, तब उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, शीतलता आती है। अब हम पेज नंबर 11 पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसे और डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ बात करेंगे पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं देखी थी, ठोस, द्रव और गैस। तो आप यहाँ पर 4th और 5th स्टेट भी ध्यान रखें मैटर की, जो कि है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस की तरह होती है। प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा है गैस की तरह होता है और इनडेफिनिट शेप और वॉल्यूम इसका होता है। ओके, इसके अलावा डिटेल में आप इसे रीड भी कर सकते हैं। ओके, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की यदि हम बात करें तो इसको शॉर्ट में BEC भी लिख सकते हैं। यह अवस्था कब बनती है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज के लिए 1995 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है वैज्ञानिकों को। तो आपको नाम ध्यान रखना है वैज्ञानिकों का, हमारे भारतीय वैज्ञानिक SN बोस यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों को ही यहाँ पर की खोज के लिए 1995 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, BEC के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा पास होते हैं, इसलिए ये सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथी और पांचवी अवस्था से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग चाहे तो इसे डिटेल में रीड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।